एको सीरीज के 5 एपिसोड्स 10 जनवरी को एक साथ रिलीज हो रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये इस कैरेक्टर माया लोपेज की एमसीयू में फर्स्ट एंट्री नहीं है। माया को हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2021 की हॉकाई सीरीज में, जहां क्लिंट बार्टन अपनी न्यू मेंटी केट बिशप को ट्रेन करते भी दिखा। एंड ऑल्सो लॉन्ग लॉस्ट मार्वल विलन किंगपिन की भी यहीं से एमसीयू में वापसी हुई। तो एको शो देखने से पहले हो जाए एक बार हॉकाई सीरीज का रिकैप। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू सुपर फैंस प्लस। दिस इज हॉकाई सीजन 1, अ कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो टेक योर टाइम, some popcorns and enjoy the whole video. Of course, spoilers warning के साथ। एपिसोड 1 शुरू होता है 2012 के न्यूयॉर्क से, यानी कि फर्स्ट एवेंजर्स बैटल, जहां पर लोकी की वजह से चितौरी आर्मी और लेविएथन्स अर्थ पे अटैक के लिए आए थे। यहीं हमें दिखती है एक छोटी केट बिशप जो कि अपने घर पे फैमिली के साथ होती है। इसी अटैक में उसका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस टूटे हुए मलबे के बीच से हमें दिखता है स्टार्क टावर। और फिर एक चितौरी अटैक से केट को बचाता है हॉकाई का एरो। और वही सेम सीन जो कि एवेंजर्स मूवी में दिखा था, हॉकाई का बिल्डिंग से जंप करते हुए, वही हमें दिखाया जाता है केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही रीजन भी बनता है केट का हॉकाई को अपना रोल मॉडल मानने का। इसी एक्सीडेंट में केट का फादर मारा जाता है। कॉमिक्स में एक टीनेजर केट अपने ऊपर हुए अटैक के बाद मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स सीखती है। बट शो में अपने फादर को खोने के बाद वो रियलाइज करती है कि उसकी फैमिली को बचाने के लिए उसे खुद को स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड बनाना होगा, जिसके लिए वो अपनी माँ इलेनोर बिशप से बो और एरो मांगती है। कॉमिक्स में इलेनोर बिशप केट की माँ एक वेम्पायर थी जो कि काम करती थी मैडम मास्क के लिए, जिसका लिंक था हाइड्रा के साथ। बट यहाँ फिलहाल ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया गया है, बट ये पॉइंट्स आने वाले एपिसोड्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहीं से केट की मार्शल आर्ट्स और वेपन सीखने की प्रैक्टिस शुरू होती है, जो कि ओपनिंग क्रेडिट्स के साथ दिखाया गया है। यहाँ ओपनिंग क्रेडिट्स के ग्राफिक्स सिमिलर दिखते हैं 2012 की रिलीज हुई हॉकाई सीरीज की कॉमिक्स के ग्राफिक्स से। एपिसोड आगे बढ़ता है प्रेजेंट डे में, जहाँ एक यंग केट स्टेन टावर में घुसती दिखती है अपनी फ्रेंड्स के साथ एक शर्ट जीतने के लिए, जिसमें उसे अपने एरो से उस टावर की बेल को रिंग करके दिखाने का चैलेंज मिला होता है। स्टेन टावर शायद रेफरेंस हो सकता है ओबेडाया स्टेन का, जिसे हमने आयरन मैन के फर्स्ट विलन के रूप में देखा था। साथ ही केट जिस फ्रेंड से फोन पे बात करती दिखती है उसका नाम है ग्रीर ग्रांट नेल्सन। मार्वल कॉमिक्स में एज अ कैरेक्टर टाइग्रा दिखी थी, जो कि वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट भी बनी। यहाँ शायद सिर्फ एक रेफरेंस दिखाया गया हो सकता है। पहले तो केट एक नॉर्मल एरो यूज करके बेल रिंग करने की कोशिश करती है, जो कि वो फेल हो जाती है। और उसके बाद वो यूज करती है एक ट्रिक एरो, जो कि फोरशैडो करता है हॉकाई के ट्रिक एरोस का, जो कि वो आगे यूज करेगी। इस ट्रिक एरो की मदद से वो बेल रिंग तो कर देती है, लेकिन साथ ही पूरा टावर भी गिरा देती है, जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। और इसी के पैरेलल फाइनली हमें दिखता है क्लिंट बार्टन अपने तीनों बच्चों के साथ, जिन्हें हमने लास्ट टाइम देखा था एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के टाइम। और वो एक म्यूजिकल शो रॉजर्स द म्यूजिकल देखते हैं एक थिएटर में, जहाँ सभी ओजी एवेंजर्स यानी कि टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स, ब्रूस बैनर और हल्क, थॉर, नताशा रोमानोफ और क्लिंट बार्टन के अलावा एंटमैन भी दिखता है, जिसपे क्लिंट कहता भी है कि वो उस बैटल का पार्ट नहीं था। हो सकता है कि जब एंड गेम में एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके वापस 2012 के न्यूयॉर्क गए थे, वहीं किसी ने उसे देखा हो, जिस वजह से वो यहाँ इस म्यूजिकल शो में इंक्लूडेड दिखता है। कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ मैं, पता है। I know. इस पूरे म्यूजिकल सीन में एवेंजर्स की स्टोरी बताई गई है, और इसी में से एक लाइन स्टीव रॉजर्स का फेमस डायलॉग आई कैन डू दिस ऑल डे और एवेंजर्स मूवी के एंड में शवरमा खाने वाला सीन भी इंक्लूडेड है। क्लिंट ये शो देख के बोर होता दिखता है, जिस वजह से वो अपना हेयरिंग एड का वॉल्यूम लो करके बैठा होता है। फाइनली हमें कॉमिक्स एक्यूरेट हॉकाई दिखाया गया है, जहाँ कॉमिक्स में एक सोनिक एरो की वजह से हॉकाई परमानेंटली डेफ हो गया था। वहीं यहाँ आगे चल के हमें केट के पूछने पे पता भी चलेगा कि हॉकाई की हेयरिंग एबिलिटी क्यों कम हो रही है। इसी थिएटर में एक छोटी बच्ची क्लिंट को वेव करती है, जिसका हेयर स्टाइल बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम वाली ब्लैक विडो के हेयर स्टाइल से मैच करता है। क्लिंट नताशा की याद में दुखी होकर थिएटर से बाहर जाता है बाथरूम में, जहाँ सिंक पे लिखा दिखता है थैनोस वाज राइट। यानी कि रियल वर्ल्ड की तरह एमसीयू में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि थैनोस के स्नैप वाले डिसीजन को सपोर्ट करते दिखते हैं, जो कि हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था। इसी थिएटर के बाहर हमें बहुत सारे पोस्टर्स दिखते हैं इसी शो रॉजर्स द म्यूजिकल के, जिन्हें हमने ट्रेलर्स में भी देखा हुआ है। यहाँ केट अपनी माँ से मिलने जाती है उसके घर, जहाँ वो जैक यानी कि जैक्विस ड्यूक्सन को देखती है। यहीं पर हमें बहुत सारी तलवारें भी दिखती है। अब जैक का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में स्वॉर्ड्समैन के नाम से फेमस था। वो एक सर्कस का परफॉर्मर था, जिसने कि खुद एक यंग क्लिंट को भी ट्रेन किया था। स्वॉर्ड्समैन बाद में इवल कैरेक्टर में चेंज हो गया, जिसने पैसों के लिए मैंडरीन के साथ भी काम किया। और ये स्वॉर्ड्स और आगे चल के उसकी फेंसिंग फाइट्स में स्किल्स भी दिखती है, जो कि ये हाईलाइट करके देती है कि जैक आने वाले एपिसोड्स में विलन के रूप में दिखने वाला है। यहाँ क्लिंट बच्चों के साथ डिनर करता है और उसकी वाइफ लॉरा यहाँ उनके साथ नहीं होती, और उनके फोन कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि क्रिसमस को अभी 6 दिन है और क्लिंट
प्रॉमिस करता है कि क्रिसमस के दिन वो सब साथ में होंगे। केट ना चाहते हुए भी अपनी माँ और जैक की पार्टी में जाती है, जहाँ उसे मिलता है अरमान डुक्वेंस, जो उसे बताता है कि उसकी माँ और जैक एंगेज्ड हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। कॉमिक्स में अरमान डुक्वेंस जैक का फादर था, बट यहाँ वो जैक का अंकल दिखाया गया है। यहीं पर फर्स्ट टाइम हमें लक्की द पिज्जा डॉग दिखाया गया है। और लक्की की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई अभी तक, बट कॉमिक्स की तरह उसकी एक आंख नहीं है और आगे चल के केट उसे पिज्जा डॉग कह के भी बुलाती है। कॉमिक्स में लकी एक्चुअल में ड्रैकुला गैंग का डॉग था, जिसने हॉकाई को बचाने के लिए अपनी गैंग के लोगों पे अटैक किया, जिसके बाद उन्होंने उसे पीट के मरने के लिए छोड़ दिया था, बट क्लिंट बार्टन ने ही उसे बचाया था। यहाँ आगे चल के केट भी लकी को बचाते हुए दिखती है। केट यहीं पर अरमांड और उसकी माँ के बीच बहस होते देखने के बाद अरमांड का पीछा करती है उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में, जहाँ एक सीक्रेट ऑक्शन होता दिखता है। यहाँ जैक भी आता है और अरमांड को एलेनोर से दूर रहने की वार्निंग देता है। अब यही ऑक्शन में हमें दिखती है रॉनिन की ब्लेड, जिसे हमने देखा था अवेंजर्स एंड गेम में जापान में गैंग्स का खात्मा करते हुए। ये ब्लेड $4,75,000 में जैक का अंकल खरीद लेता है। इसके बाद जैसे ही सेकंड आइटम के रूप में रॉनिन का सूट दिखता है, जिसपे गोली लगने से पहले ही एक ब्लास्ट होता है और वहां पहुंचता है ट्रैक सूट माफिया, एक और आइटम एक वॉच को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर ट्रैक सूट माफिया या फिर कह सकते हैं कॉमिक्स के ट्रैक सूट ड्रैकुला गैंग को दिखाया गया है। कॉमिक्स में हॉकाई की एक प्रॉपर सीरीज में ये गैंग बहुत बड़े रोल में दिखी थी, जिसके मेंबर्स एक दूसरे को ब्रो ब्रो कह के बुलाते हैं, जो कि सीरीज में भी सिमिलरली दिखाया जा रहा है। यहाँ मौका देके जैक रॉनिन की तलवार ले जाता है और वहीं केट बाकी लोगों को बचाने के लिए और खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए रॉनिन का सूट पहन लेती है और ट्रैक सूट माफिया से फाइट करती है। बट फिर भी वो लोग उस सीक्रेट वॉच, जिसपे कि नंबर 268 अवेंजर्स कंपाउंड वॉच लिखा है, लेके निकल जाते हैं। यहीं से बाहर निकलते टाइम केट को लकी द पिज्जा डॉग फिर से दिखता है और उसको कार के नीचे आने से केट बचा लेती है। यहाँ क्लिंट अपने बच्चों को लेके अपने अपार्टमेंट में वापस आ चुका होता है और न्यूज में वो रॉनिन के अटैक के बारे में देखता है, जहाँ फिर से हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है क्लिंट के थ्रू अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स को, जहां उसी ने रॉनिन की कॉस्ट्यूम पहन के मुजरिमों को मारा था। यहीं एक और इम्पोर्टेंट बात रिवील होती है कि एमसीयू वर्ल्ड में शायद कुछ सिलेक्टेड अवेंजर्स के अलावा किसी को नहीं पता कि क्लिंट ही रॉनिन है। कॉमिक्स में तो एक्चुअल में माया लोपेज यानी कि इसी सीरीज में आगे दिखने वाली एक कैरेक्टर एक्को ने सबसे पहले ये नाम रॉनिन यूज किया था। माया और क्लिंट के अलावा एलेक्सी शोत्सकोव यानी कि रेड गार्डियन, एरिक ब्रूक्स यानी कि ब्लेड और बुलजाई भी ये नाम रॉनिन यूज कर चुके हैं। अब केट लकी को बचाने के बाद उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले जाती है और क्योंकि उसके पास पिज्जा के अलावा कुछ खाने के लिए नहीं होता तो वो उसे वही खिला देती है, जो कि कॉमिक्स के उसके नाम लकी द पिज्जा डॉग को कंप्लीट करता है। केट लकी को अपने अपार्टमेंट में लॉक करके जाती है अरमांड के घर, ये पता लगाने की आखिर उस ऑक्शन में क्या हो रहा था। यही वो नोटिस करती है एक बटरस्कॉच टॉफी, जो कि आगे चल के एपिसोड 2 में इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यही याद रखिएगा। केट को यही दिखती है अरमांड की बॉडी, जिसे किसी शार्प वेपन से मारा गया है। वहां से बाहर निकल के भागती केट पे अटैक करते हैं ट्रैक सूट माफिया, उसे ही रियल रॉनिन समझकर। केट एक कार में घुसती है और बाहर कोई माफिया मेंबर्स को मारने लगता है और फाइनली फर्स्ट एनकाउंटर होता है केट और उसके रोल मॉडल सुपर हीरो हॉकाई का, जहां वो उससे पूछता है कि वो कौन है। यही होता है एपिसोड 1 खत्म। तो एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल वहीं से जहां क्लिंट केट को बचाता है ट्रैक सूट माफिया के अटैक से और उससे पता करता है कि उसे रॉनिन का सूट कैसे मिला। केट उसे अपने अंकल और उस सीक्रेट ऑक्शन के बारे में बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो हॉकाई की सुपर फैन है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका बो साइन कर सकता है। क्लिंट केट को बताता है कि उसने रॉनिन का सूट पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रॉनिन के बहुत सारे एनिमीज थे, जो कि ऑफकोर्स वो अपनी खुद की बात कर रहा है। वो दोनों केट के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और केट के ये कहने पे कि वो लोग उसे नहीं जानते, ट्रैक सूट माफिया उनके पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक ऑलरेडी पहुंच चुके होता है और बकायदा उसका नाम लेके उसके घर पे अटैक करते हैं ट्रेलर्स में दिखाए गए पेट्रोल बॉम्ब से। क्लिंट और केट को रॉनिन का सूट उठाने का टाइम नहीं मिलता और वो दोनों लकी डॉग को लेके वहां से भाग निकलते हैं सबवे ट्रेन यूज करके। क्लिंट केट को लेके कुछ सप्लाईज लेने जाता है, जिसपे केट उससे पूछती है कि क्या वो लोग अवेंजर्स टावर जा रहे हैं। क्लिंट उसे बताता है कि टोनी ने अवेंजर्स टावर कुछ सालों पहले ही बेच दिया था। ये स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स में हुआ था, जब हमने हैप्पी को देखा था अवेंजर्स टावर खाली करते हुए। बट एमसीयू में अभी तक रिवील नहीं किया जा रहा कि टोनी ने अवेंजर्स टावर किसे बेचा है। आगे वो लोग सामान लेकर केट की आंट के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ हमें बहुत सारे नाम दिखते हैं, जिनमें से एक उसकी आंट मोयरा ब्रैंडन का है। यहाँ जो बाकी सभी नाम है उनमें से बहुत सारे क्रू मेंबर्स के नाम है जो इस शो पे काम कर रहे हैं। आंट मोयरा के अपार्टमेंट में पीछे की वॉल पे हमें एक पोस्टर दिखता है, क्रिएचर्स ऑफ द डार्क गैलेक्सी स्टारिंग मोयरा ब्रैंडन एंड ल्यूक बलार्ड का। मोयरा ब्रैंडन का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में अवेंजर्स वेस्ट कोस्ट नंबर 100 इशू में दिखा था। मोयरा एक्चुअल में हॉकाई को बचाने के चक्कर में मारी गई थी। वहीं पर ल्यूक बलार्ड मार्वल का एक विजुअल डिजाइनर आर्टिस्ट है। क्लिंट केट को उसके आंट के अपार्टमेंट में छोड़ के वापस जाता है केट के अपार्टमेंट, जहां अब तक फायर फाइटर्स आ चुके होते हैं और अंदर घुसने के लिए क्लिंट फायरमैन की कॉस्ट्यूम पहन लेता है। क्लिंट के हेलमेट का नंबर है नंबर 54, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है मिड टाउन इंजन कंपनी 54 का, जिसके फायर फाइटर्स 11 सितंबर के अटैक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लोगों को बचाते हुए मारे गए थे। अंदर क्लिंट को सूट तो नहीं मिलता, लेकिन बाहर आके फायर ब्रिगेड के ऊपर उसे एक नाम NYC लार्पर्स का स्टिकर दिखता है, जिस नाम को यूज करके बाद में वो इंस्टाग्राम के थ्रू पता कर लेता है कि उनमें से एक फायर
बार्टन ने वो सूट चुराया है। क्लिंट वापस केट की आंट के अपार्टमेंट में आता है और उसकी चोट पे बैंडेज प्रॉपर ना लगा देख के उसको ठीक से सेट करता है। ये सीन रिफ्लेक्ट करता है सिमिलरली जैसे नताशा ने येलेना की चोट के बैंडेज को ठीक किया था उनके एक्सीडेंट के बाद। क्लिंट केट का एक नोटपैड चेक करता है जहां उसने कुछ क्विक ड्राइंग्स बनाई होती है ट्रैकसूट माफिया की, जिसमें उसने लिखा होता है वेरी वाइट। मार्वल कॉमिक्स में ट्रैकसूट माफिया को ट्रैकसूट ड्रैकुला के नाम से भी जाना गया है और क्योंकि ड्रैकुला व्हाइट होते हैं तो ये शायद उसका रेफरेंस हो सकता है। अगले दिन क्लिंट अपने बच्चों से मिलकर उन्हें उनकी माँ के पास भेज देता है। वो तीनों बच्चों को प्रॉमिस करता है आई विल बी बैक फॉर क्रिसमस, जो कि 1998 की एक मूवी का नाम है। और इसके पहले के केट और क्लिंट के कन्वर्सेशन में केट उससे कहती है कि उसके हार्ट का साइज 3 टाइम्स छोटा है, जो कि रेफरेंस है एक और क्रिसमस मूवी ग्रिंच का। अपार्टमेंट में वापस आके उन लोगों को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि अरमांड के मर्डर के पीछे पुलिस को रॉनिन पे ही शक है। इसी टीवी पे हमें रॉजर्स द म्यूजिकल की एड भी दिखती है। यहाँ से निकल के वो लोग टाइम स्क्वायर पहुंचते हैं जहाँ बैकग्राउंड में बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं, जिनमें से एक डिज्नी का अपना स्टोर भी है। केट के पूछने पर कि उसकी हेयरिंग पावर्स कम कैसे हुई, वो उसे तो कुछ नहीं पता था, बट हमें एज ऑडियंस कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं, जिनमें अवेंजर्स 2012 से लोकी का एंट्रेंस सीन, एज ऑफ अल्ट्रॉन में पिएट्रो का हिट, अवेंजर्स 2012 में फिर से हॉकाई का ग्लास ब्रेक करके गिरना और फाइनली अवेंजर्स एंड गेम में पास्ट के थनोस के अटैक से अवेंजर्स कंपाउंड डिस्ट्रॉय होने वाले सीन्स हैं, जो कि दिखाता है कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन को इन सब चीजों का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही, जो कि हॉकाई की हेयरिंग पावर लूज करने का रीजन भी बनता है। यहीं पर कुछ लोग सुपर हीरो कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स में दिखते हैं। इनमें एंटमैन, थॉर, 2 कैप्टन अमेरिका और 2 आयरन मैन भी दिखते हैं। केट के एक बो एरो पकड़ी हुई लड़की को हॉकाई कहने पे क्लिंट उसे बताता है कि वो कैटनिस एवेडिन है, यानी कि हंगर गेम्स मूवी सीरीज की मेन कैरेक्टर। केट अपनी माँ के ऑफिस जाती है और सेपरेट होने से पहले क्लिंट केट से अपना नंबर शेयर करता है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। केट अपनी माँ से मिलके उसे सब कुछ डिस्कस करना चाहती है, बट जैक को वहीं देख के रुक जाती है, लेकिन जैक से और डिटेल्स निकलवाने के लिए वो उनके साथ डिनर के लिए मान जाती है। इसी बीच क्लिंट सेंट्रल पार्क जाता है एनवाईसी लार्पर्स में उसे ढूंढने, जिसने रॉनिन की कॉस्ट्यूम चुराई है। अब बेसिकली लार्प एक रोल प्लेइंग गेम की तरह ही होता है, जिसमें कि लोग एक्चुअल में कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स यूज करते हैं रियल लाइफ में फिजिकली एक्टिंग करते हुए। यहाँ क्लिंट को एंट्री नहीं मिलती जब तक कि वो खुद पार्टिसिपेट ना करे। क्लिंट एंट्री करवा के अंदर घुसता है और उस तक पहुंचता है जिसने रॉनिन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। उससे कॉस्ट्यूम मांगने पे वो हॉकाई को पहचान लेता है और उससे प्लीड करता है कि रोल प्ले फाइट में क्लिंट अगर उसे हार जाएगा तो वो कॉस्ट्यूम खुद ही उसे दे देगा, जिसपे क्लिंट कमेंट करता है कि एंड आई फॉट थैनोस, यानी कि अब उसके ऐसे दिन आ गए कि एक सिंपल कॉस्ट्यूम के लिए उसे ऐसी फेक गेम में फेक मरना पड़ेगा। बट फिर भी वो अग्री करता है और एक ड्रामेटिक वे में हार के उस आदमी से सूट ले लेता है, जिसका नाम हमें जाते जाते पता चलता है ग्रिल्स है। मार्वल कॉमिक्स में गिलबर्ट ग्रिल्स क्लिंट का नेबर और फ्रेंड था। यहाँ से निकल के क्लिंट लॉरा से बात करता है कि उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। लॉरा के पूछने पर वो कहता है कि वो कैच एंड रिलीज टेक्निक यूज करेगा इस सब के पीछे की डिटेल्स निकालने को, जिसपे लॉरा कहती है कि ये तो नेट का मूव था। कैच एंड रिलीज नताशा रोमानोफ का वो मूव था जिसमें कि वो खुद को पकड़वाकर दुश्मनों से डिटेल्स निकालती हुई दिखी थी अवेंजर्स 2012 की स्टार्टिंग में। यहाँ एलेनोर के घर पे केट क्लिंट को मैसेज करती है अपडेट्स देने के लिए, जो कि सिमिलर दिखता है जैसे पीटर पार्कर टोनी को अपडेट्स देता दिखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग की स्टार्टिंग में। तभी केट को उसके अपार्टमेंट में लगी आग की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन से कॉल आता है डिटेक्टिव कॉडल का। कॉमिक्स में डिटेक्टिव कॉडल ने केट की बहुत सारे केसेस में हेल्प की हुई है। खाने के बाद केट जैक को फेंसिंग गेम के लिए चैलेंज करती है, बट इस फाइट में वो रियलाइज करती है कि जैक उसे जानबूझकर जीतने दे रहा है। वो उसका झूठ एक्सपोज करने के लिए सडनली उस पर अटैक करती है और जैक के इंस्टेंट रिएक्शन से उसकी स्किल्स का आइडिया लगता है, जो कि उसके मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर स्वॉर्ड्समैन होने को और ज्यादा कंफर्म करता है। एलेनोर केट पे इस बात को लेके गुस्सा होती है और जैक बिना कुछ रिएक्शन दिए केट को वही बटरस्कॉच टॉफी ऑफर करता है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में अरमांड के घर पे देखा था। इससे केट का शक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लिंट खुद को पकड़वाने के लिए बाहर निकलता है और ट्रैकसूट माफिया उसे पकड़ के ले जाते हैं। केट डिनर के बाद इंसिडेंट की सारी खबर क्लिंट को देने के लिए उसे कॉल करती है, बट उसके आंसर ना करने पे वो अपनी माँ की कंपनी बिशप सिक्योरिटी को एक्सेस करके क्लिंट का फोन ट्रैक कर लेती है। क्लिंट को नताशा की तरह एक चेयर पे हैंडकफ करके रखा होता है और माफिया के गुंडे उससे केट के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बारे में वो कुछ नहीं बता रहा होता, बट केट तभी छत से सीधे उस रूम में बुरी तरीके से गिरती है ठीक उनके सामने। उन दोनों को बांधकर वो अपने बॉस को बताने जाते हैं, जहाँ एक रूम में हमें दिखती है माया लोपेज एके एको, और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एको मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी सेट कैरेक्टर है, जो कि एक डेफ लड़की थी। उसका फादर एक गुंडा था जो कि काम करता था कॉमिक्स के ही एक और बहुत ही मेन कैरेक्टर किंग पिन के लिए। उसके फादर को मारने के बाद किंग पिन ने माया को अपने पास रखा उसकी फाइटिंग स्किल्स की वजह से, और झूठी बातें बताकर उसे डेयरडेविल को मारने भी भेजा था। तो एको एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि गलत डायरेक्शन में रहा है किंग पिन की वजह से, जो कि हॉकाई सीरीज के 3rd एपिसोड में और क्लियर होने वाला है।
लास्ट एपिसोड के एंड में एको को दिखाने के बाद यह एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक सीन के साथ साल 2007 में। एको या फिर माया लोपेज एक यंग लड़की दिखती है अपनी क्लास में बैठी, और जिस तरह से वो ना सुन पाने के बावजूद अपनी टीचर के लिप रीड करके समझती है और आंसर्स लिखती है, ये प्रूव करता है कि वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट है। वापस घर में माया अपने फादर विली लिंकन के साथ डिस्कस करते हुए उससे ड्रैगन्स के बारे में पूछती है। ये एक रेफरेंस हो सकता है हाल ही में दिखे तालो के ड्रैगन द ग्रेट प्रोटेक्टर का, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्यूचर में जाके ये सभी सीरीज और मूवीज किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक होने ही वाली है, तो अभी से रेफरेंसेस ऐड करने शुरू हो चुके हैं। यहीं पर उसके फादर की चेस्ट पे एक साइन दिखता है जो कि आगे चल के माया के सूट पे भी दिखेगा। उसके बेडरूम में पीछे दिखती है एक हैंड प्रिंट की पेंटिंग। कॉमिक्स में एको के चेहरे पर हैंड प्रिंट दिखाया गया है जो कि उसके मरते फादर के ब्लड वाले हाथों को रिफ्लेक्ट करता था। यही सेम हैंड प्रिंट वीडियो में आगे फिर से दिखेगा उसके फादर के मरने के टाइम। उसका फादर उसे कराटे क्लास में छोड़ के जाता है जहां वो कहता है कि उसका अंकल उसे पिक करेगा। यहाँ हमें उसके अंकल का चेहरा या कोई और डिटेल नहीं दिखाई गई है सिवाय उसकी लार्ज बॉडी और सूट के, जो कि बहुत ही बड़ी हिंट है इस शो के मेन विलन के बारे में, जो कि स्वॉर्ड्समैन के अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखेगा, यानी कि डेयरडेविल का फेमस विलन किंगपिन। किंगपिन के मेन विलन होने की और भी बहुत सारी हिंट्स इस एपिसोड में मिल चुकी है जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। यहीं पर छोटी माया अपनी ऑब्जर्विंग स्किल्स की बदौलत उससे बड़े लड़के को कराटे में हरा देती है, जहां हमें पहली बार उसका प्रोस्थेटिक लेग भी दिखाया जाता है। कट टू सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रोन अप माया लोपेज को बॉक्सिंग करते हुए, जहां फिर से उसके लेग पे फोकस किया गया है। एक्चुअल में माया लोपेज का कैरेक्टर प्ले कर रही एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स ना ही सिर्फ उनके स्क्रीन कैरेक्टर की तरह डेफ है, बल्कि उनका एक पैर नहीं है और ये उनका एक्चुअल में प्रोस्थेटिक लेग है, कोई CGI नहीं। तो मार्वल एक तरह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सपोजर दे रहा है, जैसे इटर्नल्स में हमने मक्कारी के कैरेक्टर को देखा था, और यहाँ माया लोपेज के रूप में एक और डिसेबल्ड एक्टर को मौका मिल रहा है, जो कि मार्वल की तरफ से एक बहुत सही स्टेप है। एपिसोड में आगे माया वहां से अपने फादर को मिलने जाती है एक ऑटो रिपेयर शॉप, जिस शॉप का नाम है फैटमैन ऑटो रिपेयर, जो कि अगेन हिंट देता है किंगपिन की ह्यूज बॉडी और साइज की तरफ। यही माया रॉनिन को, उसके फादर के आदमियों को और फाइनली उसकी आंखों के सामने उसके फादर को मारते देखती है, और कॉमिक्स की तरह उसके फादर का ब्लड वाला हैंडप्रिंट उसके फेस पे रह जाता है। अब फाइनली हम आते हैं प्रेजेंट में वापस, जहां केट और क्लिंट को ट्रैकसूट माफिया किडनैप किए हुए है एक टॉय स्टोर में जिसका नाम है KB टॉय स्टोर। ये रियल वर्ल्ड का एक टॉय स्टोर था जो कि बैंकरप्ट होकर बंद हो गया था 2009 में। यही पार्किंग लॉट में हमें दिखती है कार चेरी। ये एक्चुअल में 1970s की एक डॉज चैलेंजर कार है जिसको कॉमिक्स में क्लिंट खरीदता है उसकी ओनर चेरी से, जिसे ट्रैकसूट माफिया किडनैप करते हैं और फिर क्लिंट केट की हेल्प लेता है उनसे फाइट करने में, जिससे कि ये कार बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है जिसे फिर से रिपेयर करके क्लिंट यूज करता है। लेकिन हर बार वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज होती है और उसे बार बार रिपेयर किया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हॉकाई सीरीज में भी आगे दिखाया जरूर जाने वाला है। यहाँ अंदर केट और क्लिंट बहस करते हैं और क्लिंट उसे बताता है कि कैसे वो उसे सबसे बाहर निकाल चुका था बट उसने खुद ही खुद को फिर से फंसा लिया है। माफिया में से एक इमेजिन ड्रैगन्स का फैन होता है जो कि केट से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। इमेजिन ड्रैगन ऑफ कोर्स सभी जानते ही होंगे, एक फेमस बैंड है। माया वहाँ आती है काजी के साथ। काजी को एक्चुअल में फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था बट और डिटेल्स इस एपिसोड में देखने मिल रही है। काजी मिर्स मार्वल कॉमिक्स में एक विलन द क्लाउन के नाम से फेमस है, जिसे ट्रैकसूट ड्रैकुला गैंग ने हायर किया था क्लिंट को मारने के लिए। कॉमिक्स में क्लिंट को परेशान करने के लिए काजी ने उसके नेबर ग्रिल्स को भी मारा था, यानी कि यहाँ भी ग्रिल्स के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। माया क्लिंट के हेयरिंग एड्स देख के उसके हाथ खोलती है ये सोच के कि क्लिंट भी डेफ है, बट उसे जैसे ही पता चलता है कि क्लिंट को सिर्फ ऊंचा सुनता है वो उसे फिर से बंधवा देती है। इस कुछ सेकंड्स के सीन में माया की पर्सनैलिटी दिखती है कि कैसे वो इमोशनली सोचती जरूर है बट बहुत ही स्ट्रिक्ट लीडर भी है जो कि करंटली मिसडायरेक्टेड है, सिमिलरली जैसे वो कॉमिक्स में थी किंगपिन के झूठ की वजह से। माया क्लिंट से साइन लैंग्वेज में सवाल करने लगती है जो क्लिंट को समझ नहीं आता, जिस वजह से काजी उनके लिए ट्रांसलेट करता है। माया के पूछने पे क्लिंट बताता है कि केट ने गलती से रोनिन का सूट पहना था और वो रोनिन नहीं है, और ये भी बताता है कि रोनिन मर चुका है। और जब उससे ये पूछा जाता है कि रोनिन को किसने मारा तो वो कहता है ब्लैक विडो ने, जो कि एक झूठ तो जरूर है क्योंकि हॉकाई ही रोनिन है और वो जिंदा है ये हम सब जानते हैं। बट अगर मेटाफोरिकली देखे तो ब्लैक विडो ही थी जो क्लिंट को रोकने गई थी एवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स में, और उसी की वजह से क्लिंट खुद के गुस्से को काबू कर पाया था। तो कहीं ना कहीं वो सच भी बोल रहा है। इन सब बातों के बीच क्लिंट अपना हाथ छुड़वा लेता है और मौका देख के माया पे अटैक करता है, और फाइट में माया उसके हेयरिंग एड को तोड़ देती है। यानी अब ऑलमोस्ट दो डेफ लोग आपस में लड़ते हैं ओनली विजुअली एक दूसरे को देख के। केट खुद को छुड़ा नहीं पाती और क्लिंट एक एरो से उसके हाथ खोल के उसे फ्री करता है। केट फिर काजी से फाइट करती है और क्लिंट के साथ वहां से भाग निकलती है। बाहर केट डॉज चैलेंजर कार को देख के खुश होती है बट क्लिंट उस कार को चोरी करने से मना करता है क्योंकि वो उसका शीशा नहीं तोड़ना चाहता। और उसके बाद शुरू होता है एक कार चेस सीन जिसके एंड में चेरी कार का सत्यानाश होता दिखता है जैसे कॉमिक्स में बार बार होता है। इस कार चेस सीन को हॉकाई की कॉमिक सीरीज की ही तरह शूट किया गया है, बस फर्क इतना है कि जहाँ कॉमिक्स में वो चेरी कार को ड्राइव करते दिखते हैं वहीं यहाँ चेरी कार लेके माया उनके पीछे होती है, और कॉमिक्स में जहाँ कार को ड्राइव केट करती है वहीं यहाँ केट को ड्राइविंग सीट पे आने का मौका ही नहीं मिलता ट्रैकसूट माफिया के उनके पीछे पड़े होने की वजह से। इस कार चेस सीन में केट क्लिंट के एरोज यूज करने लगती है ट्रैकसूट माफिया से फाइट करने के लिए, जिनमें की सिर्फ कुछ ट्रिक एरोज ही
बचे होते हैं। इन ट्रिक एरोज में केट यूज करती है एक पुट्टी एरो, एक एक्सप्लोडिंग एरो, प्लंजर एरो, केबल एरो और एसिड एरोज। और फाइनली वो माया की कार के बैक सीट से उसका बो उठा के एक स्मोक एरो शूट करती है, जिससे कुछ न दिखने से चेरी कार क्रैश हो जाती है। ब्रिज पे आगे ट्रैफिक जैम देख के क्लिंट उनकी कार रोकता है और केट को एक नॉर्मल एरो शूट करने को कहता है आसमान में, जो कि माफिया के ट्रक पे टारगेटेड हो। और हवा में क्लिंट उस एरो को एक पिम एरो से शूट करता है, जिससे कि वो एरो सुपर साइज का होकर उनके ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा ही सिमिलर सीन हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स और स्कॉट लैंग के इंटरेक्शन में भी देखने को मिला था। फिर क्लिंट केट को एक यूएसबी एरो देता है, जिसे हमने अवेंजर्स 2012 में भी और रिसेंटली व्हाट इफ के लास्ट 2 एपिसोड्स में भी देखा था। वो केट से गैंग मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है और खुद चेरी कार की तरफ जाता है प्लंजर एरो लेने, जो कि वो केट की हेल्प से ले पाता है। फिर वो दोनों ही ठीक उसी तरह ब्रिज से जंप करते हैं जैसे केट ने हॉकाई को बचपन में जंप करते देखा था, और प्लंजर एरो की मदद से वो ब्रिज के नीचे की सबवे ट्रेन पे चढ़ के वहां से बच निकलते हैं। यहाँ ब्रिज पर भी हमें फिर से दिखता है रॉजर्स द म्यूजिकल का पोस्टर। सबवे में क्लिंट केट को सुन नहीं पाता, बट दोनों ही बार जो केट कहती है क्लिंट भी वही चीज रिपीट करता है, जो हमें एज ऑडियंस ये दिखाता है कि दोनों ही कितना सिमिलर सोचते हैं और क्यों केट बिशप ही क्लिंट की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए एज हॉकाई। यहाँ काजी माया को समझाता है कि उसका अंकल उनका इस तरह से रॉनिन के पीछे पड़ने से खुश नहीं होगा, स्पेशली जिस तरह से वो लोग दिन दहाड़े रोड पे फाइट कर रहे हैं। बट माया उसे ये कह के चुप करवा देती है कि फिलहाल वो इंचार्ज है और उसके हिसाब से ही सब चलेगा। यहाँ हमें फिर से एक हिंट दी गई है उसी अंकल की, जो कि किंग पिन हो सकता है। इधर केट क्लिंट को चाइना टाउन में एक जगह पे ले जाती है जहां वो उसके हेयरिंग एड डिवाइस ठीक करवाने देते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम केट क्लिंट को बताती है कि कैसे हॉकाई को और पॉपुलर होने के लिए एक अच्छा सूट चाहिए, और खुद पेपर पे एक सूट ड्रॉ करती है और कहती है कि इसे पर्पल कलर में इमेजिन करो। ये सूट एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स के हॉकाई का सूट है, जो कि एमसीयू में मॉडिफाई करके सिंपल कर दिया गया था। फिर यहीं पर फाइनली केट लकी का नाम पिज्जा डॉग रखती है, उसके कॉमिक्स बुक्स के नाम की तरह। क्लिंट का हेयरिंग एड डिवाइस ठीक होने पे वो दोनों केट की माँ के घर जाते हैं। ये वही घर है जहाँ से ये सीरीज शुरू हुई थी, यानी कि 2012 वाले एक्सीडेंट में यही घर डिस्ट्रॉय हुआ था। फिर बिशप सिक्योरिटीज को एक्सेस करके केट टैक्सूट माफिया के काजी की डिटेल्स पता करने लगती है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि वो स्लोन लिमिटेड कंपनी के लिए काम करता है, जो कि एक और हिंट है किंगपिन की तरफ। मार्वल कॉमिक्स में विली स्लोन किंगपिन के लिए ही काम करता था, तो हो सकता है कि यहाँ भी स्लोन लिमिटेड कंपनी के नाम के पीछे छुप के किंगपिन अपना माफिया का बिजनेस कर रहा हो। आगे केट जैसे ही जैक के बारे में रिसर्च करने लगती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। क्लिंट घर के दूसरे रूम में चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसकी गर्दन पर रॉनिन की स्वॉर्ड रख के जैक उसे हिलने से मना करता है, और यही होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 3 की एंडिंग एक सस्पेंसफुल मोड पे की गई, जहां जैक के हाथ में रॉनिन की स्वॉर्ड देख के लगा कि कुछ एक्शन देखने मिल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और एपिसोड 4 की शुरुआत बिल्कुल यहीं से हुई। बस फर्क इतना है कि इस रूम में एलेनोर बिशप यानी कि केट की माँ भी दिखती है, जो कि उनसे पूछती है कि उसके डाइनिंग रूम में एक अवेंजर क्या कर रहा है। जैक स्वॉर्ड नीचे करके खुश होता है और क्लिंट को देख के कहता है कि तुम वही आर्चर हो ना, जिसे करेक्ट करते हुए केट कहती है हॉकाई और क्लिंट कहता है क्लिंट। मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक आर्चर नाम से एक कैरेक्टर जरूर था, जिसने की हॉकाई की तरह क्राइम से फाइट करने के लिए स्किल सीखी थी, बट वो इतना पॉपुलर नहीं था। जहां तक मेरा ख्याल है जैक सिर्फ क्लिंट की इंसल्ट करने के लिए उसे उसके सुपर हीरो नाम से नहीं बुलाता। फिर वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं, जहां केट की माँ उससे पूछती है कि वो लोग उसके घर में क्यों हैं और वो उसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन यूज करके क्या कर रही थी, जिस बात को केट घुमा फिरा के बताती है कि कैसे वो क्लिंट की हेल्प कर रही है। जिसपे एलेनोर क्लिंट से पूछती है कि क्या केट किसी अवेंजर्स लेवल थ्रेट से लड़ने के लिए क्लिंट के साथ है, और क्लिंट उसे मना करता है ये कह के कि बात इतनी भी सीरियस नहीं है। ये अवेंजर्स लेवल थ्रेट वाला डायलॉग पहले भी बहुत बार एमसीयू मूवीज में यूज हो चुका है, जिनमें कि लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस जैसे विलन्स आते हैं। केट की माँ क्लिंट के निकलते टाइम उससे अकेले में बात करती है कि कैसे वो अपनी बेटी के लिए टेंस्ड है। क्लिंट के ये कहने पे कि केट काफी अच्छी है इस मामले में, एलेनोर जवाब देती है कि नताशा रोमानोफ भी बहुत अच्छी थी, बट सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं होता, जो कि क्लिंट को भी सोच में डाल देता है। यहाँ ये बात भी क्लियर होती है कि एमसीयू वर्ल्ड में लोग ये भी जानते हैं कि नताशा रोमानोफ मर चुकी है, बट फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमने देखा कि कैसे बाकी दोनों अवेंजर्स टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स को दुनिया को बचाने का क्रेडिट मिला, लेकिन नताशा का नाम कहीं दिखा नहीं है, जो ब्लैक विडो मूवी के एंड क्रेडिट्स को हॉकाई सीरीज से जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। लिफ्ट से नीचे आते टाइम क्लिंट अपनी वाइफ लॉरा को एसएमएस करता है स्लोन लिमिटेड कंपनी के बारे में और डिटेल्स पता करने के लिए, और आगे चल के उनके कन्वर्सेशन में लॉरा उससे रशियन में बात भी करती है, जो कि एक हिंट देता है कि लॉरा को जहां हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ समझ रहे हैं, ये कैरेक्टर शायद उससे कुछ ज्यादा हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि लॉरा भी एक शील्ड एजेंट रह चुकी है, जो कि निक फ्यूरी की मदद से अपना पास्ट हाइड कर चुकी है, जिस वजह से अवेंजर्स में शायद बाकी कोई उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। क्लिंट के जाते ही एलेनोर किसी को कॉल करके एक वॉइस मैसेज छोड़ती है उसे जल्द से जल्द कॉल बैक करने के लिए। ये एपिसोड जैक से
ज्यादा एलेनोर पे फोकस करता दिखता है। एलेनोर का लिंक किसी ऐसे इंसान से जरूर है जो कि डेंजरस है, जिसकी वजह से उसकी बेटी की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। अब ये जो भी इंसान है ये किंगपिन नहीं हो सकता, क्योंकि आगे एपिसोड में हमें जैक और किंगपिन का लिंक पता चलता है, जो कि एलेनोर के किंगपिन से कनेक्टेड ना होने का प्रूफ हो सकता है। और ये पर्सन ब्लैक विडो और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखी वैलेंटीना हो सकती है, और वो क्यों, उसके दो बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जो वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। आगे लॉरा क्लिंट को कॉल पे बताती है कि स्लोन लिमिटेड ट्रैकसूट माफिया की फेक कंपनी है, जिसका सीईओ कोई और नहीं जैक ही है, जिस पे क्लिंट कहता है कि जैक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है फॉर द बिग गाय, जो कि एक और हिंट है बिग गाय, आई मीन बिग गाय की तरफ। फिर लॉरा रशियन में क्लिंट से पूछती है कि कुछ और भी मिसिंग है अवेंजर्स कंपाउंड से, जिसपे क्लिंट कहता है एक रोलेक्स वॉच। ये वही वॉच है जो फर्स्ट एपिसोड में ट्रैकसूट माफिया उस ऑक्शन से चुरा के ले गए थे। क्लिंट के कहने पे कि वो वॉच सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी, लॉरा उससे अग्री नहीं करती। यहाँ एलेनोर और जैक केट से बात करते हैं, और जैक के रूम से बाहर जाते ही केट फिर से अपनी माँ से जैक के बारे में बात करने की कोशिश करती है, जिसपे उसकी माँ टॉपिक चेंज करने को कहती है और केट की हेल्प मांगती है उसकी कंपनी की हॉलीडे पार्टी प्लान करने के लिए। ये शायद वही पार्टी होगी जहाँ इस सीरीज का फिनाले एपिसोड और फाइनल फाइट होने वाली है, जो हमने ट्रेलर्स में भी देखा है। फिर जैक और एलेनोर डांस करते हैं और केट अपनी माँ को खुश देख के खुद भी खुश होती है, जिस मोमेंट पे शायद उसे याद आता है कि क्लिंट अपनी फैमिली के साथ नहीं है और वो खुश नहीं होगा। क्लिंट यहाँ पर अपनी चोट को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसने केट को करते देखा था, फ्रिज से फ्रोजन आइटम्स निकाल के उन्हें खुद की बॉडी से टेप करके। केट लकी डॉग को लेके फिर से अपनी आंट के घर जाती है, कुछ डेकोरेशंस और बहुत सारी क्रिसमस मूवीज की डीवीडीज लेके, जिनमें द सेंटा क्लॉज, एल्फ, द पोलर एक्सप्रेस और रूडोल्फ द रेड नोज रेनडियर भी शामिल है। क्लिंट के हाथ के कप पे वही कोट लिखा दिखता है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में बाथरूम के सिंक पे देखा था, यानी थैनोस वाज राइट। वो केट से जैक के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि कैसे जैक इस लोन कंपनी का सीईओ है। फिर वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं, जिसमें केट जिस पोस्टर पे लिखती है वो अ चांस ऑफ लव मूवी का पोस्टर है, जो कि एक और मॉयरा ब्रैंडन मूवी है। फिर बातों बातों में केट क्लिंट से ट्रिक एरोस के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या कभी उसने बूमरैंग एरो के बारे में सुना है, जिसपे क्लिंट उसका मजाक उड़ाता है कि ऐसा एरो का क्या फायदा जो कि आके तुम्हें ही लगे। मार्वल कॉमिक्स में जो कार चेस सीन हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो एंड होता है ट्रैकसूट माफिया के क्लिंट के सिर पे बंदूक रखने से, और क्लिंट को बचाने के लिए केट ऐसे ही एक बूमरैंग एरो का यूज करती है। तो ये एक बहुत मस्त रेफरेंस था उसी चीज की तरफ, और हो सकता है कि ऐसा ही कुछ ट्रिक एरो केट सीरीज के फिनाले बैटल में भी यूज करती दिखे। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लास्ट एपिसोड में मैंने मिस कर दिया था, वो है क्लिंट के बो पे लगे बैंडेजेस। सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर से फाइट के ड्यूरेशन में ये बो टूट गया था, जो कि क्लिंट रिपेयर करके यूज करता दिखता है। क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के टाइम क्लिंट केट को एक कॉइन ट्रिक दिखाता है, जिसमें वो कॉइन फ्लिक करके टीवी ऑफ कर देता है, जो ट्रिक केट भी थोड़ी सी प्रैक्टिस में सीख जाती है और टीवी ऑन कर लेती है। ये ट्रिक भी शायद केट आगे किसी एपिसोड में यूज करते हुए जरूर दिखेगी। टीवी पर 1946 की मूवी इट्स अ वंडरफुल लाइफ चल रही होती है, जिसकी स्टोरी बेस्ड है एक ऐसे इंसान पे जिसके सुसाइड अटेम्प्ट के पहले एक एंजल उसे आके दिखाता है कि अगर वो पैदा ही नहीं हुआ होता तो क्या होता, यानी कि एक अलग टाइमलाइन जो उस इंसान के किए हर अच्छे काम को मिटा चुकी है। मेटाफोरिकली ये एक तरह से हिंट देता है क्लिंट के थॉट प्रोसेस की तरफ कि अगर नताशा की जगह क्लिंट सैक्रिफाइस कर गया होता तो क्या होता, जो कि वो करना भी चाहता था बट कर नहीं पाया। मे बी यही रीजन है कि वो इस सीरीज में इतना सीरियस और उदास दिखता है। केट के पूछने पर क्लिंट उसे नताशा के साथ अपना फर्स्ट एनकाउंटर बताता है कि कैसे उसे नताशा को मारने के लिए भेजा गया था, जो कि उसने नहीं किया। ये ब्लैक विडो मूवी में दिखाई गई इवेंट्स हैं, जिसके बाद क्लिंट की वजह से ही शील्ड ने नताशा को रिक्रूट किया था। यहीं पर क्लिंट की बातों और मूवी को देखने के रिएक्शन से केट आइडिया लगा लेती है कि क्लिंट की फैमिली भी ब्लिप में खत्म हो गई थी, और शायद इसी वजह से वही रोनिन बन गया था, जो कि केट की स्मार्टनेस का एक और एग्जांपल है। यहीं कुछ फ्लैशबैक सीन्स में हमें अवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग के सीन और थैनोस को मारने के बाद उसकी फैमिली रियूनियन वाले सीन फिर से दिखते हैं। फिर नताशा के वॉइस ओवर में वॉर्मिर पे सैक्रिफाइस और क्लिंट को रोनिन के ड्रेस में कुछ लोगों को मारते हुए दिखाया गया है। ये सीन बाकी सभी रोनिन वाले सीन से अलग है, यानी कि हो सकता है कि ये सीन हॉकाई सीरीज के लिए स्पेशली शूट हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगली सुबह क्लिंट काजी से बात करने जाता है और केट को भेजता है न्यूयॉर्क लार्पर्स के पास उसके ट्रिक एरोस के बारे में पता करने के लिए। इन्हीं लार्पर्स में से एक पुलिस ऑफिसर भी है जो कि पुलिस स्टेशन में पड़े उसके एरोस लाके देने में उनकी हेल्प कर सकता है। केट को लार्पर्स प्रैक्टिस करते हुए मिलते हैं, जहां उस पुलिस ऑफिसर का नाम पता चलता है वेंडी कॉनरैड। मार्वल कॉमिक्स में वेंडी एक मर्सनरी थी जिसे हायर किया गया था हॉकाई के हाथ काटने के लिए, ताकि वो बो एरो यूज ना कर सके। और क्योंकि वेंडी एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट थी तो उसका निकनेम था बॉम्बशेल, जो कि एपिसोड में आगे वेंडी के बैग पे लिखा दिखता भी है। लार्पर्स केट की मदद के लिए तैयार होते हैं, बट बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए। क्लिंट एक पार्किंग लॉट में काजी की गाड़ी में बैठा मिलता है, जहां वो उसे माया को समझाने के लिए कहता है कि वो रोनिन का पीछा छोड़ दे। क्लिंट यहाँ काजी के बॉस की भी बात करता है कि कैसे वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता और क्लिंट नहीं चाहता कि कोई और मारा जाए। ये बता के क्लिंट वहां से निकल जाता है।
क्लिंट आंट मोयरा के अपार्टमेंट पहुंचता है जहां वो देखता है कि सभी लार्पर्स केट के साथ वहीं हैं और केट भी कुछ कॉस्ट्यूम्स ट्राई करती दिखती है। उनकी डील के मुताबिक केट लार्पर्स को उनकी कॉस्ट्यूम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेगी, जिसके बदले में पुलिस ऑफिसर वेंडी क्लिंट के ट्रिक एरोस पुलिस स्टेशन से चुरा के उन्हें लाके देती है। तभी क्लिंट को लॉरा का मैसेज आता है जो बताती है कि रोलेक्स वॉच डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और उसे उस वॉच की करंट लोकेशन भेजती है। क्लिंट और केट उस एड्रेस पे जाते हैं ताकि वो वॉच वापस ले सके। क्लिंट केट को लुकआउट के लिए रुकने को कहता है, बट केट पहले ही अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है और जहाँ हॉकाई उसे छुप के घुसने को कहता है वो बकायदा लिफ्ट से जाती है, वो भी लिफ्ट में दूसरे आदमी को ये बता के कि वो एक अवेंजर के साथ काम कर रही है। ये बिहेवियर और लार्पर्स के साथ की डील उससे और क्लिंट के बीच के डिफरेंसेस को दिखाती है, जहाँ क्लिंट किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और सभी ऑपरेशन सीक्रेटली करना चाहता है। वहीं केट और लोगों को इन्वॉल्व करने और उनसे हेल्प लेने से नहीं डरती, जो कि उसका बचपना और उसका एडवांटेज भी बनता है। यही केट बो को लेके ऐसी जगह में घुसने की प्रॉब्लम की बात करती है, जिसपे हॉकाई कहता है कि उसके पास रिट्रैक्टेबल बो था, जो हमने उसे कई बार यूज करते हुए भी देखा है। अपार्टमेंट में घुसने पर केट के सिर के पीछे वाली वॉल पे एक रेड लाइट ब्लिंक करती दिखती है, जिसके ठीक कुछ देर बाद 2 स्ट्रोब लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। ऐसा डोरबेल सिस्टम डेफ लोगों के घरों में यूज किया जाता है, जिसमें कि डोरबेल रिंग करने पे लाइट्स फ्लिकर होती हैं, जो कि यहाँ थोड़ा हाईटेक दिखाया गया है, बट यहीं से हमें हिंट दी गई है कि ये अपार्टमेंट किसका हो सकता है। केट लाइट्स पे पुट्टी एरो यूज करके उन्हें ब्लॉक कर देती है। केट के पूछने पर क्लिंट उसे उस वॉच के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसके फ्रेंड को बिलोंग करती है, जो कि अब इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, बट उसकी आइडेंटिटी उस वॉच से अभी भी लिंक्ड है। अब स्टार्टिंग से ये वॉच इंपॉर्टेंट रही है, बट कुछ हिंट नहीं दी जा रही थी कि ये वॉच किसकी है। कुछ गेसेस थे कि ये शायद टोनी स्टार्क की वॉच हो सकती है, बट इस एपिसोड में थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ है। हो सकता है कि ये वॉच है लॉरा बार्टन की, यानी कि क्लिंट की वाइफ, और इस एपिसोड में बहुत सारी हिंट्स मिली है इसकी तरफ। एक, उसे जर्मन बोलते हुए दिखाया गया है। 2, उसके पास टेक्नोलॉजी यूज करने की अथॉरिटी है, जिससे कि वो क्लिंट को स्लोन लिमिटेड के बारे में बताती है। और 3, वो अभी तक पब्लिकली एक बार भी नहीं दिखी है। इस सीरीज की स्टार्टिंग से ही वो क्लिंट और बच्चों से दूर है, लोगों के बीच नहीं। यहाँ तक कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी उनका घर एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। तो हो सकता है कि लॉरा का पास्ट एज अ एजेंट या फिर एक ब्लैक विडो दुनिया से छुपाया जा रहा है, जिस वजह से ये वॉच वापस लेना क्लिंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ अपार्टमेंट में केट को वॉच तो मिल जाती है, बट साथ ही दिखता है एक नोट पैड जिसमें क्लिंट की फैमिली के बारे में नोट्स लिखे हैं, जिसमें उसकी वाइफ लॉरा, बेटी लाइला और दोनों बेटों कूपर और नेट के नाम होते हैं। केट पे माया अटैक करती है, जिसका ये अपार्टमेंट है। वहीं क्लिंट पे भी कोई अटैक करता है, जिससे वो माया सोच के फाइट करने लगता है, जो कि एक्चुअल में ब्लैक विडो यानी कि येलेना बेलोवा है। यहाँ येलेना की कॉस्ट्यूम, स्पेशली उसका मास्क, बिल्कुल कॉमिक्स के मास्क से बहुत मैच करता है। अपनी फाइट के बीच केट को बचाने के लिए क्लिंट एक जिपलाइन एरो शूट करता है, जिसपे अपना बो यूज करके केट सिर्फ हाफ वे तक ही आके फंस जाती है, बट येलेना के उस जिपलाइन पे लटक के क्लिंट को हिट करने से केट आगे मूव हो जाती है। माया भी वहीं आ जाती है और एक 4-वे फाइट शुरू होती है उसी टेरेस पे, जिसमें येलेना विडोज बाइट यूज करती है माया पे, और यहीं से शायद क्लिंट को आइडिया लगता है कि ये एक ब्लैक विडो है। केट फिर से येलेना पे अटैक करती है और वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, बट क्लिंट जब डर के उसे देखने जाता है तो वो एक वायर से लटकी दिखती है, जो सीन बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है जैसे उसके और नताशा के फाइनल इंटरेक्शन में वॉर्मिर पे हुआ था। यहाँ क्लिंट केट को फाइट से दूर करने के लिए उसकी वायर काट देता है और उसे घर जाने को कहता है, जो कि केट ऑफ कोर्स नहीं करती है और सीढ़ियों से फिर ऊपर आ जाती है। ऊपर आकर वो एक रिपल्सर एरो यूज करके उन तीनों को दूर कर देती है। फिर माया को रोकने के लिए वो उसके कंधे पे एरो शूट करती है, जिससे कि माया वहां से भाग निकलती है। क्लिंट मौका देख के येलेना का मास्क रिमूव करता है और वो क्लिंट को भी शॉक करके गिरा देती है। केट येलेना पे एरो टारगेट जरूर करती है, बट उसके मुड़ के मना करने पे वो उसे शूट नहीं करती। येलेना भी वहां से भाग निकलती है, जिसके बाद क्लिंट केट को इस सब से दूर होने के लिए कहता है, क्योंकि अब एक ब्लैक विडो असैसिन उसके पीछे पड़ चुकी है। वो केट को कहता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं कर सकता और यहाँ से आगे क्लिंट खुद ही डील करेगा। दुखी होकर केट वहां से निकल जाती है, जहाँ खत्म होता है एपिसोड 4। 5th एपिसोड की शुरुआत होती है येलेना के फ्लैशबैक से, जिसमें नताशा रोमानोफ का वॉइस ओवर ब्लैक विडो के क्लाइमैक्स के सीन को याद दिलाता है। और ये इवेंट्स भी ब्लैक विडो मूवी के एंडिंग के बाद के कुछ टाइम की ही है, जिसमें रेड रूम डिस्ट्रॉय करने के बाद येलेना कुछ और ब्लैक विडोज को लेके एक एक करके दुनिया भर में फैली हुई बाकी ब्लैक विडोज को रेड रूम प्रोग्राम के कंट्रोल से बाहर निकालती है। साल 2018 में येलेना और सोंजा नाम की एक ब्लैक विडो एक और ब्लैक विडो एना के घर में घुसती है, उसे एंटीडोट देने के लिए। यही एक फाइट के बाद उन्हें पता चलता है कि एना रेड रूम के कंट्रोल के अंडर है ही नहीं, और वो अपनी मर्जी से अपनी स्किल्स यूज कर रही है एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर बनके। यहीं पर आइडिया भी दिया गया है कि येलेना आखिर वैलेंटीना के कांटेक्ट में कैसे आती है। येलेना वॉशरूम में जाती है, जहां ठीक उसी टाइम थैनोस के स्नैप की वजह से वो डस्टेड हो जाती है। लेकिन यहीं पर पहली बार हमें एक डस्टेड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि थैनोस के स्नैप में डस्ट होने से और हल्क के स्नैप से फिर जिंदा हो जाना उनके लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का हिसाब था। जहां बाकी दुनिया के लिए 5 साल गुजर गए थे, वहीं उनकी लाइफ में 5 सेकंड्स में ही ये सब कुछ हो गया।
कॉमिक्स में एना या फिर लिटिल यूक्रेन एक कैरेक्टर था जो कि नताशा की नेबर थी, तो हो सकता है कि ये उसी का रेफरेंस हो। एना येलेना को बताती है कि 5 साल निकल चुके हैं और जब येलेना नताशा को ढूंढने की बात करती है तो शायद एना के एक्सप्रेशन से उसे पता चलता है कि नताशा मर चुकी है, जो कि उसके चेहरे पे दिख के आता है। अब एना को कैसे पता चला कि नताशा मर चुकी है? चलो लॉजिक लगाते हैं। टाइम ट्रेवल से आने के बाद अवेंजर्स ने कुछ टाइम नताशा की याद में और फिर कुछ और टाइम टोनी के नैनो सूट वाला गॉन्टलेट बनाने में निकाल दिया था। तो हो सकता है इसी के बीच नताशा के मरने की खबर फैल चुकी हो, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को ही पता होगा, जैसे कि थंडरबोल्ट रॉस, जिससे जुड़ी हो सकती है वैलेंटीना, शायद जिसके लिए एना भी काम करती है, और उसी के थ्रू एना को इतनी जल्दी ये भी पता चल चुका है कि नताशा मर चुकी है। लॉजिक टाइम खत्म। तो हम बैक टू प्रेजेंट है, जहाँ क्लिंट की पार्टनरशिप तोड़ने के बाद केट आती है अपनी माँ के घर, जहाँ वो उसे सब कुछ बताती है। उसकी चोट साफ करते टाइम एलेनोर के पूछने पे केट कहती है कि वो सच में अवेंजर्स में से एक बनना चाहती है। यहीं पर 2 एपिसोड्स के बाद अब जाके केट को जैक के बारे में बताने का मौका मिलता है और वो एलेनोर को स्लोन इंडस्ट्री और जैक का रिलेशन बताती है, जिसपे एलेनोर उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। यहाँ चोट लगी माया को काजी बैंडेज करते हुए उससे बात करता है और उसे समझाता है कि रॉनिन को मारने के बाद वो ये स्टॉप कर देगी और वो लोग वही करेंगे जो उनका अंकल चाहता है, जिसके लिए माया अग्री करती है। केट अपने अपार्टमेंट आती है जो कि जल गया था और यहाँ येलेना मैक और चीज डिनर बना के उसका वेट करती दिखती है। पहले येलेना से डर के केट उस पर भरोसा नहीं करती, बट देन ये जान के कि अगर वो चाहती तो उसे अंदर आते ही मार चुकी होती, वो उसके साथ डिनर टेबल पे बैठ जाती है। येलेना उससे कहती है कि वो न्यूयॉर्क पहली बार आई है और कुछ जगह घूमना चाहती है, जैसे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि सीरीज के ट्रेलर में सबसे पहले दिखाई गई थी, रॉकफेलर सेंटर और न्यू और इम्प्रूव्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहती है। ये सीधा रेफरेंस है स्पाइडरमैन नो वे होम में रिबिल्ड हो रहे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, जिसमें कि स्टैच्यू के हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड दी गई है, जो हॉकाई सीरीज की टाइमलाइन को स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद की टाइमलाइन में रखती है। केट येलेना को 2 और जगहों के बारे में बताती है, जिसमें कि द हाई लाइन और यूनियन स्क्वायर की क्रिसमस मार्केट आती है, जो कि दोनों ही न्यूयॉर्क की रियल डेस्टिनेशंस हैं। फिर येलेना मुद्दे पे आती है कि वो न्यूयॉर्क क्लिंट को मारने के लिए आई है और उसे ये समझ नहीं आ रहा कि क्लिंट की गलतियों के लिए उसे सजा क्यों नहीं मिल रही। केट के ये कहने पर कि उसने दुनिया को बचाया है, येलेना उसे जवाब देती है कि क्लिंट ने नहीं, उसकी सिस्टर नताशा ने दुनिया को बचाया है। यही येलेना केट को पिछले एपिसोड में उसकी जान बचाने की बात भी बताती है, जो कि मैंने अपने पिछले ब्रेकडाउन वीडियो में भी बताया था। साथ ही वो उसको उसके रास्ते में आने से मना करती है और केट को ये भी पता चलता है कि क्लिंट को मारने के लिए येलेना को किसी और ने हायर किया है। यहाँ क्लिंट पहुंचता है ग्रिल्स के अपार्टमेंट, बिल्कुल वही जो मैं नहीं चाहता था। जैसे कि मैंने पहले बोला था, कॉमिक्स में ग्रिल्स को काजी मारता है क्लिंट से बदला लेने के लिए। यहाँ ग्रिल्स को फिर से सीन में लाकर ग्रिल्स के मरने के चांसेस बढ़ने लगे हैं। ये सीन रिफ्लेक्ट करता है नताशा और स्टीव का सैम विल्सन के घर जाने की जैसे सिचुएशन वाले सीन से। ग्रिल्स पिज्जा डॉग को भी अपने साथ लाया होता है और यहीं पर ग्रिल्स उनके न्यू कॉस्ट्यूम की बात करता है, जिसे देखने से क्लिंट मना कर देता है। ये कॉस्ट्यूम हमें फिनाले एपिसोड में देखने मिलेगी, बिल्कुल कॉमिक्स बुक स्टाइल पर्पल कलर्स में। यहाँ एलेनोर के घर पे पुलिस जैक को पकड़ के ले जाती है, जहाँ वो स्लोन इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता होने से मना करता है। यहीं हमें डिटेक्टिव कॉर्डल भी फिर से दिखता है। यहाँ जैक और एलेनोर के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैक को फंसाया जा रहा है और एक्चुअल में स्लोन इंडस्ट्री के पीछे भी एलेनोर खुद ही है। एलेनोर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं ब्रेकडाउन के एंड में डिस्कस करूंगा। यहाँ क्लिंट बार्टन पर्शिंग स्क्वायर पे बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के मेमोरियल प्लाक के पास पहुंचता है, जहाँ पर 2012 में फर्स्ट टाइम असेंबल हुए थे सभी 6 एवेंजर्स के नाम दिखते हैं। क्लिंट यहाँ अपना हेयरिंग एड निकाल के नताशा से अपने दिल की बात कहता है और साथ ही कहता है कि वो जो भी अब करने जा रहा है उसके लिए वो ऑलरेडी सॉरी है। नताशा की वजह से ही क्लिंट ने रॉनिन की अपनी पहचान खत्म कर दी थी, जिसके बाद अब जाके वो फिर से रॉनिन के रूप में दिखेगा, जिस चीज के लिए वो पहले ही नताशा से सॉरी फील करता है। केट क्लिंट को कॉल करके वॉइस मैसेजेस छोड़ने लगती है, जो कि फिर से याद दिलाता है स्पाइडरमैन होमकमिंग के पीटर पार्कर की। इन मैसेजेस में वो क्लिंट को जैक के अरेस्ट होने और येलेना से मिलने की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ट्रैक सूट माफिया के ट्रक पे एक एरो की मदद से क्लिंट माया के लिए मैसेज छोड़ता है, उसे उसी जगह मिलने के लिए जहां उसने पहली बार उसे देखा था, यानी कि फैटमैन ऑटो रिपेयर शॉप पे। क्लिंट वापस आता है उसी लॉकर रूम में जहां उसने रॉनिन का कॉस्ट्यूम छुपाया था। अपनी वाइफ लॉरा से बात करते टाइम वो उसे हिंट देता है कि वो ये सब खत्म करना चाहता है इससे पहले कि बिग गाय सब में इन्वॉल्व हो जाए, जिसके लिए लॉरा ना चाहते हुए भी अग्री करती है। माया ट्रैक सूट माफिया के कुछ छुपे हुए गुंडों के साथ ऑटो रिपेयर शॉप में वेट करती दिखती है। क्लिंट एक असैसिन की तरह काजी के बाद एक एक करके सभी माफिया के लोगों को डिसआर्म कर देता है। इन्हीं सीन्स में ट्रैक सूट का एक आदमी अपने ही पैर पे गोली चलाता है, बट माया बिल्कुल रिलैक्स दूसरी तरफ देखते हुए दिखती है, जो कि ऑडियंस को याद दिलाता है कि माया डेफ है। क्लिंट माया से फाइट करता है, जहाँ जब माया डिसआर्म हो जाती है क्लिंट खुद का फेस रिवील करता है, उसे ये बताने के लिए कि वो अगर उसकी फैमिली के पीछे गई तो वो उसे मार देगा, बट साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि बदले की आग में किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है और ऐसे में कोई भी किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और उस रात जब माया का फादर मारा गया था तो माया के ही बॉस का कोई इन्फॉर्मेंट था जिसने क्लिंट यानी कि रॉनिन को इस जगह और मीटिंग के बारे में बताया था। माया उसकी बात सच नहीं मानना चाहती है और क्लिंट को डिसआर्म करके मारने वाली होती है, बट केट तभी उसे अपने एरो से डिसआर्म करके क्लिंट को बचा लेती है।
माया यहाँ से भाग के काजी से मिलती है, जहाँ वो काजी से उस रात के बारे में पूछती है, जिसपे काजी उसे टाल देता है ये कह के कि उस मीटिंग के लिए उसे कॉल आई ही नहीं। बट शायद माया और हम भी अब तक ये समझ चुके हैं कि काजी वो इन्फॉर्मेंट था जिसने किंगपिन के कहने पे क्लिंट यानी कि रोनिन को इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से माया का फादर मारा गया। यहाँ टैक्सी से वापस आते टाइम केट क्लिंट को येलेना से मिलने वाली बात बताती है, और जैसे ही वो कहती है कि वो नताशा की सिस्टर है, क्लिंट को पता चल जाता है कि वो येलेना ही है, जो कि प्रूव करता है नताशा और क्लिंट की फ्रेंडशिप और क्लोजनेस। जैसे नताशा को क्लिंट की फैमिली के बारे में पता था, वैसे ही शायद क्लिंट को भी नताशा की मुंह बोली फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। दूसरी तरफ येलेना एलेनोर का पीछा करते हुए दिखती है। क्लिंट और केट ग्रिल्स के घर पहुंचते हैं, जहां ब्रेकफास्ट करते टाइम केट को येलेना के मैसेज आने लगते हैं, जिसमें वो लिखती है कि जिसने क्लिंट को मारने के लिए येलेना को हायर किया है वो एलेनोर बिशप ही है। साथ ही वो एक फोटो भी भेजती है जिसमें एलेनोर हमें दिखती है एक ह्यूज आदमी के साथ, यानी कि वही अंकल, वही बिग गाय जिसे फाइनली क्लिंट उसके असली नाम से बुलाता है, किंगपिन। जहां खत्म होता है एपिसोड 5। एपिसोड शुरू होता है एलेनोर के किंगपिन के साथ मीटिंग कंटिन्यू करते हुए, जो हमें 5th एपिसोड में येलेना के थ्रू पता चला था। बट यहाँ रिवील होता है कि एलेनोर किंगपिन के लिए तब से काम कर रही है जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, यानी कि उसके हस्बैंड का लिया हुआ कर्जा एलेनोर किंगपिन की हेल्प करके उतार रही है। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में गेस किया था, एलेनोर खुद कंफर्म भी करती है कि अरमांड को उसी ने मारा है, और जैक को भी स्लोन इंडस्ट्री का फेक सीईओ बना के उसी ने फंसाया है किंगपिन के लिए। बट यही वो ये भी क्लियर करती है कि अब जब बात उसकी बेटी पे आ चुकी है, वो किंगपिन को उसे हर्ट करने नहीं देगी, और उसके लिए वो उसे ब्लैकमेल करती है उसके बिजनेस डील्स की कॉपीज के थ्रू, जो वो किंगपिन को फंसाने के लिए यूज कर सकती है। एलेनोर उसे धमका के वहां से चली जाती है, बट किंगपिन उसकी धमकी से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। येलेना एलेनोर और किंगपिन के कन्वर्सेशन की वीडियो केट को भेजती है, जो वो अपने फोन पे देखती है और क्लिंट को भी बताती है। केट क्लिंट को क्रिसमस के लिए अपने घर जाने को कहती है, बट क्लिंट ऐसा करने से मना करता है और उसकी हेल्प करने को रेडी होता है, क्योंकि अब वो उसे पार्टनर मान चुका है। यहीं पर ग्रिल्स के अपार्टमेंट में वॉल पे ड्रैगन्स फॉर डिस्पेयर का पोस्टर दिखता है, जो कि फर्स्ट बुक है डंजन्स एंड ड्रैगन्स सीरीज की, जिसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी है। यहाँ माया किंगपिन से मिलने आती है, जहाँ काजी भी उसे मिलता है। वो किंगपिन को बताती है कि अब वो अपने फादर के किलर के पीछे नहीं जाने वाली, और इस सब से दिमाग हटाने के लिए उसे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए। यहीं पर किंगपिन अपने कॉमिक्स एक्यूरेट कपड़ों में दिखता है। इसी तरह के सिमिलर क्लोथ्स उसने 2014 की अमेजिंग स्पाइडरमैन फैमिली बिजनेस के इशू नंबर 1 में पहने थे। माया के वहां से जाते ही किंगपिन काजी को एलेनोर की थ्रेट के बारे में बताता है, और इवन माया को लेके भी वो श्योर नहीं दिखता। लेकिन उनके कन्वर्सेशन में ये क्लियर होता है कि किंगपिन को ये नहीं पता कि क्लिंट ही रोनिन है। वो काजी को जिम्मेदारी देता है कि किंगपिन की दहशत इस सिटी से कम नहीं होनी चाहिए। फिर से क्लिंट और केट सबवे से ट्रेवल करते दिखते हैं, जहां क्लिंट केट को बताता है कि उन्हें बहुत सारे डेंजरस ट्रिक एरोस की जरूरत है, और फिर क्लिंट दिखता है अपने ट्रिक एरोस खुद बनाते हुए। यहीं पर हमें एक और पिम एरो दिखता है, बट ये ब्लू नहीं रेड कलर का है। एंटमैन मूवी से हमें ये पता है कि ब्लू कलर चीजों को बड़ा करने के लिए और रेड कलर चीजों को श्रिंक करने के लिए यूज होता है। क्लिंट एक एरो के लिए केट से पेपर स्प्रे मांगता है, और हमें दिखता है पुलिस डिपार्टमेंट का पेपर स्प्रे, जो कि उनके लार्पर्स फ्रेंड्स से ही उन्हें मिला है। कॉमिक्स में भी मोस्टली क्लिंट और केट टीयर गैस एरोस ज्यादातर यूज किया करते थे। 3rd एपिसोड में केट ने जो चीज क्लिंट को कही थी अपने ट्रिक एरोस को प्रॉपर्ली नेम करने की, वही वो यहाँ खुद करती हुई दिखती है। यहाँ पर कुछ ट्रिक एरोस के नाम हमें क्लियरली दिखते हैं, जिनमें कि फ्रीज, आइस ब्रेकर, फ्लैश बॉम्ब और एयर बैग भी दिखता है। साथ ही क्लिंट एक मैग्नेटिक एरो को टेस्ट करते हुए भी दिखता है। और फाइनली हमें दिखता है केस जिसमें स्टार्क इंडस्ट्री के एरो हेड्स दिखते हैं। और क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद स्टार्क इंडस्ट्री पे शायद ताला लग चुका है, तो हो सकता है कि ये एरोस क्लिंट ने उससे पहले ही लिए होंगे। यहीं पर केट क्लिंट को बताती है कि कैसे उसने क्लिंट को बचपन में एलियन से लड़ते देखा था, और तब से वो उसी वजह से उसकी फैन है, क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर्स ना होते हुए भी वो डटा रहता है, जो कि उसे इंस्पायर करता है उसकी तरह बनने के लिए। यहाँ एलेनोर की कंपनी पार्टी में ट्रैक सूट माफिया के लोग अपने ट्रस्ट ब्रो के ट्रक्स में पहुंचने लगते हैं, और क्लिंट और केट भी पहुंचते हैं इसी पार्टी में, जो कि हो रही है रॉकफेलर प्लाजा में, जहाँ लास्ट एपिसोड में येलेना ने घूमने जाने की बात की थी। क्लिंट के केट को पूछने पे कि इस पार्टी में कौन कौन थ्रेट हो सकता है, वो गैरी की तरफ इशारा करती है। गैरी एक्चुअल में वही मैनेजर है जो केट को फर्स्ट एपिसोड में फेक वेटर बन के ऑक्शन में घुसने पे रोकता है। यही पार्टी में हमें कुछ लार्पर्स भी दिखते हैं, जो कि क्लिंट और केट के लिए अंडरकवर वेटर्स बने होते हैं। यही जैक भी दिखता है, जो कि एलेनोर की वजह से शायद जेल से इतनी जल्दी बाहर आ चुका है। और फिर येलेना भी इसी पार्टी में उन पे नजर रखते हुए दिखती है। केट एलेनोर को एक तरफ ले जाती है और उसे अपने फोन पे किंगपिन वाला वीडियो दिखा के सच्चाई पूछती है। यहाँ इसी बिल्डिंग के दूसरी तरफ काजी स्नाइपर गन से क्लिंट पे निशाना लगाता है, बट क्लिंट बच जाता है, और फिर इसी के साथ शुरू होता है पार्टी में बवाल। केट येलेना को एलिवेटर के पास मिलती है, जहाँ वो फिर से केट को उसके पूरे नाम से बुलाती है। एलिवेटर में केट येलेना को रोकने के लिए बटन दबाने जाती है, बट येलेना उससे बहुत तेज निकलती है। बट फिर केट अपनी हरकतों से जैसे तैसे लिफ्ट के सभी बटन दबा देती है, और उसके कपड़ों के नीचे उसके पर्पल कॉस्ट्यूम रिवील होता है। एल्फ मूवी में बडी द एल्फ भी एक सीन में ऐसे ही लिफ्ट के सभी बटन दबाते हुए दिखता है, जो कि एक सिमिलर रेफरेंस हो सकता है।
जब केट लिफ्ट्स के सभी बटन दबा देती है तो येलेना उसे रशियन में गाली देती है सीका, जिसका मतलब है लेडी डॉग। यही सेम वो ब्लैक विडो मूवी में अपनी सिस्टर नताशा को भी कहते हुए दिखती है जब वो उसकी मोटरसाइकिल की चाबी चुरा लेती है। फिर एक ऑफिस फाइट सीन में केट और येलेना बहुत सारे रूम्स के थ्रू फर्नीचर तोड़ते हुए जाते हैं। यही एक ग्लास वॉल पे हमें टैनर डीस एंड एसोसिएट्स लिखा दिखता है। टैनर बीन हॉकाई शो का राइटर और एडिटर है और कोर्टनी डीस इस शो की डेकोरेशन प्रोडक्शन असिस्टेंट है। येलेना अपने अंदाज में बिल्डिंग से नीचे कूदती है और उसी की वायर यूज करके केट भी जंप करती है, बट जब वो नीचे गिरती है तो एक तरह से एक सुपर हीरो लैंडिंग करती है, शायद वैसी ही जो येलेना को बिल्कुल पसंद नहीं है। यहीं पर केट ट्रैकसूट माफिया के साथ फाइट करने लगती है और उसकी हेल्प के लिए आता है जेक, यानी कि एक फ्रेंडली स्वॉर्ड्समैन, जो कि लास्ट एपिसोड के प्रेडिक्शन के हिसाब से इवल नहीं निकलता है और ट्रैकसूट माफिया से लड़ने में उनकी हेल्प करता है। क्लिंट काजी को एक पर्पल स्मोक एरो से शूट करता है जिस वजह से वो देख नहीं पाता। फिर क्लिंट काजी से फाइट करने जाता है जहां वो कई डिवाइसेस यूज करता है ट्रैक सूट के बाकी लोगों को डिसआर्म करने के लिए। काजी को बेहोश करके क्लिंट विंडो से जंप करता है और उसकी वायर टूटने से वो रॉकफेलर के क्रिसमस ट्री में आके लटक जाता है जहां उसे दिखता है एक आउल। साल 2020 में एक छोटे से आउल को रॉकफेलर प्लाजा के क्रिसमस ट्री से सच में रेस्क्यू किया गया था, जो उसी चीज का रेफरेंस हो सकता है। लार्पर्स भी यहाँ अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए और खुद को अवेंजर्स वाली फीलिंग लेने का एक मौका देने के लिए। क्लिंट को नीचे उतारने के लिए केट क्रिसमस ट्री गिरा देती है, जिससे एक बात 100% कंफर्म होती है कि हॉकाई शो नो वे होम के बाद की टाइमलाइन में ही सेट है, क्योंकि स्पाइडरमैन की लास्ट स्विंग वाले शॉट में वो इसी क्रिसमस ट्री के ऊपर से स्विंग करते हुए दिखता है। फिर आइस रिंग के ऊपर फाइनली केट और क्लिंट दोनों दिखते हैं अपने कॉमिक्स के सिमिलर पर्पल सूट में। ट्रैक सूट माफिया पे अटैक करने से पहले क्लिंट केट से वैसे ही डायलॉग कहता है जैसे वो नताशा के साथ फाइट में घुसने से पहले करते दिखता था, यानी कि ये एक तरह से क्लिंट के माइंडसेट को भी दिखाता है कि नताशा की डेथ और उसके बाद की सभी इवेंट से अब जाके फाइनली क्लिंट मूव ऑन करके केट को अपने न्यू पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर चुका है। फिर ये दोनों सुपर हीरो पोज देते हैं और बहुत सारे ट्रिक एरोज यूज करते हैं, जिनमें कि सोनिक एरो, इलेक्ट्रिकल एरो, डार्ट एरो, ऑरेंज स्मोक एरो, एक्सरसाइज बॉल एरो और एक टू डेंजरस एरो भी होता है। ट्रस्ट अ ब्रो वाली वैन जब उनके ऊपर आने लगती है तो केट पिम्प पार्टिकल एरो यूज करके उन्हें श्रिंक कर देती है और वही आउल आके उस वैन को अपने साथ ले जाता है। केट के पूछने पर कि अब वो लोग क्या करेंगे, क्लिंट कहता है कि उसे नहीं पता और वो स्कॉट से इस बारे में जरूर पूछेगा, जो कि हिंट देता है उसके और स्कॉट लैंग के अभी भी कनेक्टेड रहने के, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाली MCU मूवी के प्लॉट पॉइंट से, जिसके बारे में मैं एंड में डिस्कस करूंगा। क्लिंट काजी पे फिर से एरो शूट करता है और एक और एरो से उसको बीच से ही स्प्लिट कर देता है, जिससे कि वो 3 लोगों को एक साथ हिट करता है। ये ट्रिक शॉट एपिसोड 4 में क्लिंट ने मेंशन किया था, बट केट तब उसकी बात सच नहीं मान रही थी। अब केट अपनी माँ को ढूंढने जाती है, येलेना क्लिंट पे अटैक करती है और माया काजी को कन्फ्रंट करती है। येलेना क्लिंट से सच जानना चाहती है और जब क्लिंट उसे बताता है कि नताशा ने खुद सैक्रिफाइस किया था, वो उसकी बात सच नहीं मानती और उस पर अटैक करती है। यहाँ केट से पहले किंगपिन एलेनोर तक पहुंच जाता है। केट वहां पहुंच के किंगपिन की चेस्ट पे एरो मारती है, बट उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो केट को मारने जाता है तो एलेनोर अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है और खुद बेहोश हो जाती है। यहाँ माया और काजी की फाइट में वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो लोग ये सब छोड़ के किंगपिन से दूर जा सकते हैं, बट काजी नहीं मानता और फाइट में मारा जाता है। मरते मरते वो माया को यहाँ से निकल जाने को कहता है क्योंकि किंगपिन उसे मारने आने वाला है। इधर किंगपिन को कार की टक्कर से कुछ नहीं होता और वो केट को बहुत धोता है और उसके सभी एरोज भी तोड़ देता है, बट केट क्लिंट की कॉइन ट्रिक यूज करती है जो उसने 4th एपिसोड से सीखी थी और एक एरो हेड को ब्लास्ट करके किंगपिन को बेहोश कर देती है। बट यहाँ केट कॉइन की जगह किंगपिन के ही कोट का कफलिंग यूज करती दिखती है। डेयरडेविल टीवी शो के थ्रू हमें ये पता है कि फिस्ट ये कफलिंग अपने फादर की याद में पहनता है। फिर केट पुलिस को बुला के अपनी माँ एलेनोर को खुद अरेस्ट करवाती है। यहाँ पर येलेना क्लिंट को पीट के उसे शूट करने वाली होती है, बट वो तभी नताशा की वही सीटी बजाता है जो येलेना और नताशा बचपन में एक दूसरे के लिए बजाया करते थे। क्लिंट उसे ये भी बताता है कि नताशा ने उसे उनके बचपन की सभी बातें बताई थी, कि कैसे नताशा ने प्लेन चला के उन्हें बचाया था, जो इंसिडेंट हमने ब्लैक विडो मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फाइनली येलेना क्लिंट की बात को सच मानती है और उसके साथ पैचअप कर लेती है। यहाँ दूसरी तरफ जब पुलिस किंगपिन को ढूंढने आती है तो वो गायब होता है। एक बॉम्ब ब्लास्ट से वो कैसे बच गया इस बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, बट अगले ही सीन में भागते हुए किंगपिन के सामने आती है माया गन लेके। ये सीन बिल्कुल सिमिलरली शूट किया गया है जैसे सिमिलर इंसिडेंट मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया था। यहाँ ऑफ स्क्रीन माया उस पे शूट करती है और दिखाया गया है कि किंगपिन शायद मारा गया है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। यहाँ फाइट खत्म होने के बाद लार्पर्स जैक को अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करते हैं। कॉमिक्स में जैक एक्चुअल में सर्कस में काम करता था जहाँ उसने क्लिंट को भी ट्रेन किया था, और हो सकता है कि लार्पिंग को सर्कस की जगह मॉडर्न ऑल्टरनेट दिखाया गया हो इस शो के थ्रू।
क्रिसमस मॉर्निंग को क्लिंट एज प्रॉमिस्ड अपने घर पहुंचता है, लेकिन अकेले नहीं, केट और लकी के साथ। यहीं पर क्लिंट लॉरा को उसकी वॉच देता है, जो कि हमने ऑलरेडी गेस कर लिया था कि उसी की है, और ये रिवील होता है कि वो शील्ड के एजेंट 19 यानी कि मॉकिंगबर्ड है। एजेंट्स ऑफ शील्ड में हमने एजेंट 19 बॉबी मॉर्स एके मॉकिंगबर्ड को देखा था, जो कि एमसीयू वर्जन में लॉरा है। फिर क्लिंट केट को बाहर लेके जाता है रॉनिन की कॉस्ट्यूम को उसके हाथों से जला के खत्म करवाने, जहां रॉनिन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। केट अपने सुपर हीरो नाम के लिए हॉकाई को अलग अलग नाम बताने लगती है, जिनमें वो खुद को हॉक, हॉक ईव, हॉक शॉट और लेडी एरो भी बुलाती है। बट क्लिंट उसे कहता है कि उसे आइडिया है एक और नाम का, और कट टू हमें दिखता है हॉकाई का लोगो एंड क्रेडिट्स के साथ, जो कि हमें डायरेक्ट करता है नेक्स्ट हॉकाई की तरफ, जो कि कॉमिक्स की तरह केट बिशप बनेगी फ्यूचर में, जहां खत्म होता है हॉकाई सीजन 1 का फिनाले एपिसोड। हॉकाई के पोस्ट क्रेडिट सीन के रूप में हमें देखने मिलता है रॉजर्स द म्यूजिकल का कंप्लीट परफॉर्मेंस, जो कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से सभी फैंस के लिए हॉलिडे गिफ्ट के रूप में दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब व्हाट इफ सीजन 1 के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए एंड स्क्रीन से ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज देखने में मजा आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू सुपर फैंस प्लस, एंड ऑफ कोर्स एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।